हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ईडू रवि में स्वागत है। मैं आप लोग को बता दूं कि आज हम इस बार जो बीपीएससी के द्वारा 71st बीपीएससी का जो एग्ज़ाम लिया गया था, उसका क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। अभी हाल ही में 2 दिन पहले बीपीएससी के द्वारा आंसर की जारी किया गया, ठीक है? और ये फाइनल आंसर की है। तो मैं आज फाइनल आंसर की को देखते हुए आज 71st बीपीएससी का डिस्कस करूंगा। और मैं आपको बता दूं कि इस सेक्शन में हम केवल जीके जीएस सेक्शन का ही केवल रिवीजन करेंगे। मैथ रीजनिंग को छोड़ छोड़ देंगे, क्योंकि मैथ रीजनिंग कोई ज़्यादा वास्ट आता नहीं है। तो ये लोग आप खुद से देख सकते हैं। तो समय की बर्बादी न करते हुए मैं जल्द ही अपना सेशन शुरू करता हूँ। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक है? देखिए, पेज 1 में आपका जनरली आपका रीजनिंग दिया हुआ है, इसको मैं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं पहले ही बोल दिया था कि मैथ रीजनिंग को मैं डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है? लेकिन आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, ठीक है? और फिर मैं एक बात और बता दूं कि ये सेट डी है, ठीक है? सॉरी, सेट ई है, नॉट सॉरी, ये सेट आपका ई है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है उसको पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो देखो, तेलुगु को भी है, मराठा को भी है और बंगाली को भी है, इसलिए इसका क्या होगा? डी हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्वेश्चन 14 कहता है कि नागी पक्षी अभ्यारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र आईबीए के रूप में किस संगठन के से मान्यता मिला है? देखो, जो भी अभ्यारण्य होता है, नागी पक्षी अभ्यारण्य हो गया या कोई भी स्थल को जो महत्वपूर्ण पक्षी या जैव विविधता आईबीए के द्वारा जो संगठन को मान्यता दिया जाता है, वो देता है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, ठीक है? कौन करता है? वर्ल्ड वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। इसको, ये बर्ड है, BIRD वाला बर्ड, ठीक है? नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन स्थल कहाँ पे था? ठीक है, तो इसकी ये मधुबनी था। ये बिहार में ही हुआ था। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन मधुबनी में हुआ था, ठीक है? और 16 नंबर बात करें तो लूनर ट्रेलब्लेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना, उसका मानचित्रण करना। देखिए, नाम है लूनर ट्रेलब्लेजर, ठीक है? ये इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है? इधर कुछ क्वेश्चन है, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर बात करें 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 11 नंबर क्वेश्चन को बीपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया, ठीक है? 11 नंबर क्वेश्चन को बीपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि कोसी मेची लिंक परियोजना कौन सी परियोजना है? कोसी, फिर है मेची लिंक परियोजना बिहार के कौन से जिलों का इसका लाभ होता है? कहता है कोसी मेची लिंक परियोजना के तहत बिहार के किस जिला को लाभ होता है? ठीक है, तो इसमें होता है अररिया होता है, पूर्णिया होता है, किशनगंज और कटिहार होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि अफी और अफ्रीकानस से क्या अभिप्राय किन लोगों से है? कहता है कि अफ्रीकानस से क्या से अभिप्राय किन लोगों से है? इससे इसका संबंध दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक समूह से है, ठीक है? 18 की बात करें, उस 16वीं सदी की बावरी का क्या नाम है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मॉन्टेक मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया गया था? इसका आंसर होगा राजो की बावली, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो 19 में कहता है कि न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम क्या है जिन्होंने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस घोषित किया गया था? इसका आंसर होता है एरिक एडम्स। कौन है इसका? एरिक एडम्स इसका उसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का अस्थायी नारा क्या था? यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का अस्थायी नारा था यूनाइटेड बाय म्यूजिक। क्या नाम था उसका? यूनाइटेड नारा था यूनाइटेड बाय म्यूजिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं तो इसरो के ने GSLV F-15 मिशन के बारे में क्या सत्य है? कहता है कि इसरो के द्वारा GSLV F-15 मिशन लॉन्च किया गया था और इसमें क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा सत्य है? तो ये NVS 2 उपग्रह को ले गया गया था, ये भी सही है। यह श्रीहरिकोटा से इसरो को 101वां परीक्षण था, ये भी सही है। यह श्रीहरिकोटा से इसरो का 100वां परीक्षण था, ये भी है। इसलिए इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 22 पे। G20 के 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में क्या सत्य है? इसका भी आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि यह रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया था, ये भी सही है। इसका विषय था बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लैनेट।
रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र में अरबपतियों पर कर लगाने पर जोर दिया था। ये भी आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं कि 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में किस समझौते पर सहमति बनी थी? ये बनी थी विकसित देशों से 2035 तक प्रति वर्ष कम से कम $300 बिलियन देने की अपील की गई थी। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 2024 में क्वेश्चन नंबर 24 है कि 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली हान कांग के उपन्यास द वेजिटेरियन को कौन सा अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा सी, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। 2024 में नोबेल साहित्य पुरस्कार जिसे कांग क्या है प्राप्त करने वाली हांग कांग के उपन्यास द वेजिटेरियन को अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त है, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। निम्नलिखित में से नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित किया गया था? तो ये क्वेश्चन बड़ी फेमस भी था और इसका पहले से सबको पता है कि याला ग्लेशियर था। नेक्स्ट, यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक HDI रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा यानी 1990 से 58.6 वर्ष थी। यह 2023 में कितनी हो गई थी? कहता है कि जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष थी, जबकि 2023 में इसका ये कितना हो गया था? 72 वर्ष हो गया। कितना हो गया? 72 वर्ष। फरवरी 2025 में AI एक्शन समिट किस शहर में आयोजित हुआ था? तो ये आपका हुआ था बेंगलुरु में। कब हुआ था? बेंगलुरु में हुआ था। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 28। 96वें अकादमी पुरस्कार 2024 में एमा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला था? तो ये मिला है पुअर थिंग्स के लिए। किसके लिए मिला था? पुअर थिंग्स के लिए। किस गुजराती फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कक्ष एक्सप्रेस। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कक्ष एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त है? तो इसको मिला है फुंसो फर्मा को, रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट और मियाजाकी हयाओ को। इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है। आकाश तीर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये देखिए इसमें सारा कथन सही है। क्या है पढ़ते हैं। आकाश तीर भारतीय सेना की एयर डिफेंस प्रणाली का मूल है, ये सही है। यह भारत का व्यापक C4ISR प्रणाली को सहजता से एकीकृत करता है, ये भी सही है। यह निष्क्रिय रक्षा से सक्रिय प्रतिकार के रणनीतिकार को बदलाव को दर्शाता है, ये भी आपका सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे कि निम्नलिखित में से रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है। कौन सा दिन हेलोकॉस्ट मेमोरियल डे के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 27 जनवरी। यानी 27 जनवरी को हेलोकॉस्ट मेमोरियल डे के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें कि बानो मुश्ताक की किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा हार्ट लैम्प, ऑप्शन नंबर बी। सिंधु जल समझौते के अनुसार 3 पूर्वी नदियां भारत को आवंटित की गई है और निम्नलिखित में से इनमें कौन शामिल नहीं है? क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बोला कि इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा झेलम। ठीक है, क्योंकि रावी और सतलज भारत को प्रस्तावित थी, झेलम प्रस्तावित नहीं है। यूएनडीपी द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप CPM के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, CPM में स्वास्थ्य एवं पोषण की कमी प्रतिनिधि के रूप में बाल कुपोषण को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु या वस्तुएं अप्रैल सितंबर 2024-25 के दौरान भारत के निर्यात के शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में से नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बासमती चावल। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें कि भारत वन रिपोर्ट 2023 ISFR 2023 के अनुसार इसमें मतलब स्टेटमेंट दिया हुआ है, इनमें से कौन सा आपका सही है? इसका स्टेटमेंट ऑप्शन सी सही है। सबसे अधिक वृक्षावरण महाराष्ट्र राज्य में पाया गया है और उसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश का स्थान है। कहता है कि ISFR 2023 के अनुसार 2023 में सबसे ज्यादा वृक्षारोपण में महाराष्ट्र का रैंक 1 है, सेकेंड में राजस्थान है और थर्ड में कौन आपका? उत्तर प्रदेश है। 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश की भारत से अधिक हिस्सेदारी है? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे, तो इसका आंसर आयरलैंड। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने यूविन पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये सारा का सारा कथन क्या है आपका? गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 41। किस संगठन ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय MOHUA के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक UNIS डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें कि 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, राजस्थान। कहता है कि भारतमाला योजना के तहत, आपको पता है कि भारतमाला योजना परियोजना क्यों आया था? तो सड़क निर्माण के लिए आया था। ठीक है, तो इसी योजना परियोजना के तहत सबसे अधिक लंबी सड़क कहाँ पे बनी है? तो राजस्थान में बनी है। ठीक है, 42 का हो जाएगा इसका आंसर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें कि किसान ऋण पोर्टल KRP के शुभारंभ के पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजना के तहत मैनुअल दावे निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रस्तुत करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड। क्वेश्चन नंबर 44 बात करें कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण, यह स्टेटमेंट दिया हुआ है, इनमें से कौन सा सही है? तो इसका आंसर होगा ए, कि दिसंबर 2024 के अंत तक बढ़कर 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 बात करते हैं। NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019-20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीबी के रूप में दर्जा दिया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, हिमाचल प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 47 कि वार्षिक PLFS 2023-24 के रिपोर्ट के अनुसार स्टेटमेंट दिया हुआ है, इनमें से कौन सा आपका सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए हो जाएगा कि वर्ष 21-22 के तहत शहरी मामलों की तुलना में ग्रामीण महिलाओं की श्रम बाल भागीदारी दर LFPR सबसे अधिक वृद्धि की गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें तो निम्नलिखित में से क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का परिणाम नहीं था? तो 48 का आंसर हो जाएगा सी, अटल इनोवेशन मिशन। देश के सकल मूल्य वर्धित GVA और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की हिस्सेदारी 2020-21 में डैश से बढ़कर 2022-23 में डैश हो गई है। देखिए 2020-21 में कितना था और 2022-23 में कितना हो गया है। ठीक है, तो ये 2020-21 में बात करें तो इसका था 27.3%, जबकि 22-23 में था 30.1, इसलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं कि भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका कथन सही एक ही है, क्योंकि भारत का लगभग 87% सीमेंट उद्योग राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे कुछ प्रमुख राज्यों में ही केंद्रित है। और उसके बाद इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 कि बिहार में मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो आप सबको पता है कि बिहार में मिशन दक्ष शुरू हुआ था, तो ये जो कमजोर बच्चा है ना, उसके लिए शुरू किया गया था कि मिशन दक्ष के तहत उसको एक्स्ट्रा समय मिलता था, तो ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़ने वाले छात्रों की व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना था। ठीक है, नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के युवा ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन सा घटक नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजना। क्वेश्चन नंबर 53 है कि 2023-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हम यदि इसकी बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एक से इसमें अधिक होगा सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो 54 का आंसर होगा ए, 1 और 2 सही है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, तो इसमें 1 और 2 सही है, ये और ये सही है, क्योंकि बिहार में युवा जनसंख्या 0 से 19 वर्ष के पश्चात लगभग 2041 तक काफ़ी गिरावट का अनुमान है। कहता है कि बिहार में युवा की जनसंख्या 0 से लेकर 19 वर्ष की अनुपात यदि देखा जाए तो 2041 तक का काफ़ी गिरावट का अनुमान लगाया गया है, और बिहार में जनसांख्यिक लाभांश 2041 के आसपास चरम पर होने का उम्मीद है। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 55 है कि PLFS 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित व अक्सर घरेलू उद्यमों में सहायक के रूप में काम करती है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं, तो लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति किस में निहित है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिबेटेड क्वेश्चन था, हालांकि ये क्वेश्चन कंफर्म था। इसका आंसर डी ही होगा कि लोकसभा अध्यक्ष के परामर्श उपरांत राष्ट्रपति में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें कि भारत का महान्यायवादी कौन होते हैं, तो ये राष्ट्रपति के विधिक मामलों का परामर्श देते हैं। ठीक है, महान्यायवादी को कैग भी कहते हैं ना, उसकी बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं, तो 58 में कहता है कि भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से कौन सा विषय संवर्धित सूची में आता है। देखिए संवर्धित सूची पढ़े हैं ना, जो अनुसूची 7 है, अनुसूची 7 में आपका राज्य सूची और केंद्र सूची और संवर्धित सूची 3 प्रकार की सूची की बात किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है कि इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि वन्य जीवों की सुरक्षा, कृषि पर आय, विद्युत उपभोग अथवा बिक्री पर कर या मूल्य नियंत्रण। ये 4 दिया हुआ है, 4 में से बोला है कि आपका कौन है जो संवर्धित सूची में आता है। तो एक तो वन्य जीव की सुरक्षा, ये संवर्धित में आता है, जबकि कृषि की आय ये सब नहीं आता है। ये मूल्य नियंत्रण है, इसमें भी आता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 4। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। देखिए समझिए बात को, कि जो डीपीएसपी की बात करता है, आपको पता है कि डीपीएसपी आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है, और ये कहता है कि इसमें से कौन सा तत्व यानी कौन सा एलिमेंट है जो गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2 और 4, समान नागरिक संहिता, और 4 में कहता है काम का अधिकार, क्योंकि ग्राम पंचायत का गठन इसके बीच में आता है। नागरिक संहिता आपका ये इसमें गांधीवादी भी सिद्धांत का रूप नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि एक बार फिर आप गौर कीजिए, ग्राम पंचायतों का गठन गांधीवादी आपका सिद्धांत का रूप है, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग भी आपका है, जबकि समान नागरिक संहिता और काम का अधिकार ये गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं, आइए। हाँ, ये देखिए क्वेश्चन है अनुसूची से इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो राज्यसभा में सीटों की आवंटन ये 4थी अनुसूची से है, ये आपका बिल्कुल सही है। शपथ ग्रहण का प्रारूप 3री अनुसूची से है। ठीक है, ये भी आपका सही है। क्वेश्चन कहता है इसमें कौन सुमेलित नहीं है, इस पर ध्यान दीजिएगा। कहता है कि अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन 6ठी से नहीं है, ये आपका गलत है। संघ सूची 7वीं अनुसूची में है, ये भी आपका सही है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि इनमें से कौन सही नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, ये सुमेलित नहीं है। 61 की बात करें, केंद्रीय सरकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि मंत्रालय तथा विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से होता है, और ये तो गलत है कि प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किया जाता है। इसमें ये आपका सही है, इसलिए इसका क्या होगा, 2 होगा। राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है। ठीक है, बात करते हैं राज्य विधायिका कार्यवाही, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे। आते क्वेश्चन नंबर 63 पे कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए। क्या चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2 सही। सामान्य जन का हित संरक्षित, ये भी सही है। 2 नंबर विद्वान सामाजिक मूल्य और सामाजिक आवश्यकता का अवरोध न हो, हाँ बिल्कुल सही है। 3 नंबर गलत क्यों है उसको देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को नजरअंदाज नहीं, ये गलत बात है। सामूहिक हित की बृहत नहीं है, नहीं ये नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 64 का सी, संसद विधि के द्वारा। क्वेश्चन क्या कहता है, फिर से पढ़िए कि निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण करता है, तो आपका संसद विधि के द्वारा करता है। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि सदन को आहूत करने का अर्थ दीक्षांत है। ठीक है, स्थगन से सत्रावसान होता है, विघटन सदन को समाप्त करता है, स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेले किए जाते हैं। इसके केवल आपका 4 सही है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। 66 यानी 66 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पंचायतों को वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन सा अधिकृत है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग। ठीक है, सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है, क्या करती है, स्टेटमेंट है पढ़िए। भारत का निर्माण क्षमता वृद्धि और उद्योग को निर्यात में, घरेलू उत्पादन में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने में। इसका आंसर हो जाएगा सी, आपका इसमें दोनों सही है।
पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या था या क्या है? ठीक है, तो इसका इसका मुख्य उद्देश्य है कि जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना। ठीक है, इसका आंसर होगा ये सब गलत है। रोजगार का सृजन, जनता के राष्ट्रीय चेतना में वृद्धि करनी, ये सब गलत हो, ये सब उद्देश्य आपका नहीं था। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं कि निंदा प्रस्ताव। देखिए, निंदा प्रस्ताव के बारे में बीपीएससी क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। ठीक है, इसमें इसका हम डी मार देते हैं, डी मतलब डिलीटेड। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। 70 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो ये आता है मौलिक अधिकार का संरक्षण, ये दोनों के क्षेत्र में आता है। कांग्रेस किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का प्रयोग का आरोप मतलब आक्षेप लगाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लाला लाजपत राय। ठीक है, ये तो सबको पता है कि दिल्ली के राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर बम फेंका गया था? तो आपका लॉर्ड हार्डिंग बम कांड के बारे में आप सुने ही होंगे, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा? लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा। 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का अवसर किसे मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा हरदयाल को। 1911 कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की बात करता है, तो लाला हरदयाल वही है। ठीक है, ए ओ ए एम ए ओ कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम संप्रदाय को बढ़ावा दिया था? तो इनका नाम था थियोडोर बैक। द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किसने किया था? तो ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया है, पता नहीं बीपीएससी क्यों। द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किसने किया था? हालांकि कितना लोग महात्मा गांधी मारे होंगे, कितना आपका एनी बेसेंट, मतलब बहुत सब का था, पता ना बीपीएससी इसको डिलीट क्यों किया। द यंग इंडिया की यंग इंडिया पत्रिका आपका महात्मा गांधी का भी था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों के विशेष भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने का कारण बेचैनी को बल दिया था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन। देखिए, क्वेश्चन बीपीएससी थोड़ा सा अटपटा पूछा है। 1927 में साइमन कमीशन की बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या था आप लोग को पता है कि शायद 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन दिल्ली में ये बम्बई पहुंचा था। ठीक है, तो उसका विरोध भी हुआ था, और विरोध होने के पीछे कारण क्या था कि जो साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे, वो सातों के सातों क्या थे? आपका ब्रिटिश की तरफ से ही थे। तो लोगों ने उनका भरपूर विरोध किया था कि भाई तुम सातों के सातों सदस्य भारतीय, मतलब सातों सदस्य में से एक भी भारतीय नहीं है, तो तुम भारतीय के बारे में क्या सोच सकते हो सही से? तो बीपीएससी का क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा अलग रहता है। उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल दिया था? इसे पता ही है कि आपका लाला लाजपत राय बेचारा बीमार थे, इनका विरोध करने गए थे, तो इनको बड़ी पीटा भी गया था, लाठी से प्रहार किया गया था। तो इनका एक स्टेटमेंट बड़ा वायरल भी होता है कि हम पर किया गया लाठी का किया गया प्रहार, एक एक प्रहार किल के सबूत साबित होगा। ठीक है, बाद में चल के इनका मृत्यु भी हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 77। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ। कहता है किसने आज़ाद हिंद फौज को नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली? देखो, ये दिल्ली चलो बोलो या चलो दिल्ली, ठीक है, दोनों सेम ही है। कौन था? सुभाष चंद्र बोस। ये सब क्वेश्चन आपको पता है। हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, ये किनका नारा था? तो महात्मा गांधी, ये पता है। हम या तो भारत को सर्वोच्च स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, तो वही है कहानी डू एंड डाई वाला। ठीक है, 1942 में जो क्वाइट इंडिया मूवमेंट जो आया था, यानी भारत आपका क्या बोल सकते हो उसको, कि ये जो क्या बोलता है उसको, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, उसी के तहत गांधी जी ने डू एंड डाई करना दिया था। और बीपीएससी को हिंदी में लंबा चौड़ा बना के दिया है कि हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियानों में मर जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 79 है, किसने बांटो और छोड़ो के नारे को बुलंद किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जिन्ना ने किया था। किस अधिनियम ने भारत तक विभाजन के लिए दो नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के राज्यों को मूर्त रूप दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं कि किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों को बल मिल सके? इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट नहीं दौरा की थी, ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा।
चलिए, क्वेश्चन का नंबर है 82 कि चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ था? ये था भारतीय सरकार और गांधी जी के बीच में समझौता हुआ था, ये बात को पता है। कि बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन थे? तो बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता की बात करें तो सदानंद सरस्वती थे। ठीक है। विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था? इसका आंसर था इनमें से कोई नहीं। कहता है कि विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था? तो गोरा खड़ी के रघुनाथ सिंह को नहीं, विक्रमपुर के राम सिंह को नहीं, गोरा खड़ी के सत्येंद्र सिंह को नहीं। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को एक डिटेल्स वीडियो बना कर लाऊंगा, मैं आपको इसको डिस्कस करवाऊंगा कि विक्रम पुलिस थाने का क्या केस था। ठीक है। मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने थे? ये बात है 1939 के, और सब आप लोग को शायद पता होगा कि इनमें से कोई नहीं है। अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, शेखर सिंह नहीं थे। 1939 में कौन थे? आपको पता है? यदि आपको पता है तो 85 का आंसर क्या होगा उसको कमेंट में आंसर दें। ठीक है, मैं आपका क्वेश्चन आंसर का इंतजार रहेगा हमें। आइए क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं। तो कहता है कि सुमेलित को मिलाइए और क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित दिए गए कूट का सही प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो 86 का आंसर कैसे मिलाएंगे? देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे बढ़िया यही है कि जो आपको आता है ना उसको बनाइए। जैसे कर्ण सुवर्ण की बात करते हैं तो इसे पश्चिम बंगाल को कहा जाता था। तो ए का 3 किस में है? ऑप्शन बी और सी में है, ऑप्शन डी में नहीं है। तो ए और डी तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए प्राग ज्योतिष, ये असम को कहा जाता था। तो बी का 4, अब देखिए बी का 4 यहाँ पे बी का 2 है तो खत्म हो जाएगा, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सी का आपका 2 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। तो गिरनार आपको पता है, गिरनार कहाँ पे है? गुजरात में है, ऐसे ही मार सकते थे। और यदि आपको एक बात और मैं बता दूं, ये सब आपको कुछ नहीं पता था, केवल गिरनार गुजरात को मिला देते ना, सी का 2, तो सी का 2 मात्र एक ही ऑप्शन में, किसमें? बी में, ऐसे ही बन जाता कुछ। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा गार्गी। गार्गी ऋग्वैदिक से नहीं था। ठीक है, चलिए, कहता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। ठीक है, जैसे चोंग जम्म झील, धर्म महामात्र की नियुक्ति, प्रयाग की सभा, सुदर्शन झील की बात करते हैं। तो अब फिर वही बात है कि जो आपको आता है उसको मिलाइए। ठीक है, तो इसका एक आंसर क्या हो जाएगा? यदि चोल जंगम झील की बात करेंगे तो ये इसका संबंध राजेंद्र प्रथम से था, तो ए का 3 हो जाएगा। बी की बात करते धर्म महामात्र की नियुक्ति आपका अशोक के समय हुआ था, तो 4 हो जाएगा। सी की बात करिए प्रयाग की सभा कहाँ पे हुआ था? तो हर्षवर्धन के समय हुआ था, तो 3 4 2 बचा हुआ क्या है? ये इसका आंसर हो जाएगा ये। निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? ये आप सबको पता है, कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। सॉरी, मैं गलत बता रहा हूँ, इसका आंसर बहलोल लोधी था। कौन था इसका आंसर? बहलोल लोधी था, माफ कीजिएगा। इसका आंसर बी नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। वही तो बोले तुगलक कैसे, मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी कैसे आ गया। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। शुंग, मौर्य, कुषाण, कन्नव। कहते हैं इनमें शासन का सही कालानुक्रम कौन सा है? यानी उसको सही कालानुक्रम बताना है कि पहले कौन आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 1 4 3। 2 1 4 3 आपका है ना। एक इसमें ट्रिक है, हसीन मसूक सा। क्या है? हसीन मसूक सा। तो हसीन हड़ियक वंश के नहीं पे, इसके बाद मौर्य वंश आएगा, मौर्य के बाद क्या आएगा? शुंग वंश, तब आपका आ जाएगा कण्व, तब क्या आ जाएगा? कुषाण आ जाएगा। तो उस ट्रिक को याद कर सकते हैं, हसीन मसूक सा। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई थी? ये कुछ बुक दिया गया है, गीतावली, विनय पत्रिका, साहित्य लहरी, कवितावली। ये कुछ 4 क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, इसमें बोला है कि इनमें से कौन है जो तुलसीदास के द्वारा नहीं लिखा गया था? तो साहित्य लहरी, ये तुलसीदास द्वारा लिखा हुआ पुस्तक नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 92 पे। चलिए, क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। काबुली बाग मस्जिद कहाँ पे है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा, इलाहाबाद का किला, एतमा उद्दौला का मकबरा। ये मिलाना है। क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा इसमें से सही है। ठीक है, तो 92 की बात करते हैं। तो ए क्या है? काबुली बाग मस्जिद, ये कौन बनाया था? तो बाबर बनवाया था, तो ए का 4 हो जाएगा। बी ढाई दिन का झोपड़ा ऐबक के द्वारा हुआ था, तो बी का 1 और ए का 4 किसमें है? देखा जाए आपके एकमात्र प्रश्न ए है, तो 4 का 1 और सी का 3 हो जाएगा। इलाहाबाद का किला किसने किया था? तो अकबर के द्वारा। एतमादुल्ला का मकबरा नूरजहां बनवाया था।
चलिए, कहता है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। जैन ऑक्सटॉक हिक्की के द्वारा ये आपका सुमेलित नहीं है। कहता है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। दयानंद सरस्वती सत्तर सही है, रामास्वामी नायकर, जस्टिस पासी, ज्योतिराव फूले, सत्यशोधक समाज, ये तीनों आपका सही है। आपका सुमेलित यही नहीं है, इसका आंसर क्या होगा, ये सही होगा। क्वेश्चन में बात करते हैं 94 की बात करते हैं। तो कहता है कि मिलाइए, अब बाबर, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, इसका जो और नाम था, जैसे बचपन का नाम हो गया, चाहे कोई और भी नाम हो गया, उसकी बात करता है। तो कहता है कि बाबर को बचपन में क्या बोलते थे, तो बाबर को कामरान कहते थे। तो ए का हो जाएगा 3, ए का 3 यहाँ पर भी है। चलिए, अकबर की बात करते हैं, अकबर का सलीम कहते थे। ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये 3, एक इसमें भी है। अब बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सिख की बात करते हैं। तो शाहजहां को क्या बोलते थे, शाहजहां को मुराद बख्श कहते थे। क्या बोलते थे, मुराद बख्श, इसलिए सी का हो जाएगा 4। अब बचा कौन, जहांगीर को खुसरो खां कहते थे, ये, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं कि कौन सी बौद्ध बिहार में आयोजित नहीं की गई थी। तो कुंडलवत कश्मीर में चौथी हुआ था ना, ये बात तो पता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये। 96 क्वेश्चन को गलती कर दिया गया है बीपीएससी के द्वारा, डिलीट कर दिया गया, 96 को डिलीट कर दिया गया। 97 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे। तो आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, देखना है कि इनमें से कौन नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य मतलब नहीं थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कौटिल्य। नागार्जुन, शिलभद्र, ये आपका थे, कौटिल्य आपका नहीं थे। आधुनिक भारतीय इतिहास को निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, ठीक है। तो कहता है कि जो जो हुआ था उस घटना, उस पर विचार कीजिए। तो 98 का आंसर क्या होगा, तो कहता है 98 का आंसर होगा सर डी होगा, क्योंकि 3 1 2 4 है। पहले हुआ था 3, फिर हुआ था 1, यानी 3 1, तब क्या हुआ था 2, तब हुआ था ये 4 हुआ था, ठीक है। तो 3 1 2 4, इसका पहले पांडीवास का लड़ाई हुआ था, शायद 1760 में हुआ था। उसके बाद 1 नंबर राजा नंद कुमार की मृत्युदंड हुआ था, और 2 नंबर पर सालाबाई की संधि हुआ था, और टीपू सुल्तान की मृत्यु हुआ था। बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में से कौन में सबसे पहले किसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। तो बिहार की बात करता है, तो बिहार में आपको पता है कि पटना हरहकारा का प्रकाशन सबसे पहले हुआ था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं कि निम्नलिखित सूची को मिलाइए कि चंपारण सत्याग्रह, आजाद दस्ता, 40 में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह, किसान सभा बिहार। तो ये तो इजी है, हमको लगता है कि इसलिए आप लोग इसको मिला लीजिएगा, और इसको देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो ए का हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह का संबंध कौन था, राजेंद्र प्रसाद थे, तो ए का 4 हो जाएगा, देख लीजिए। बी की 1 हो जाएगा, आजाद दस्ता का संबंध किससे हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण से हो जाएगा। सी का 2 हो जाएगा, सी 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह, श्याम नारायण सिंह थे। और डी का 3 हो जाएगा, सदानंद सरस्वती किसान सभा में, इससे ऊपर क्वेश्चन भी था। तो आज की वीडियो में 100 क्वेश्चन का डिस्कशन में कर पाया, बचा हुआ 50 क्वेश्चन का डिस्कशन हो सकता है कि आज शाम तक वीडियो अपलोड हो जाएगा या कल वीडियो अपलोड हो जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि 50 क्वेश्चन को डिस्कस करूँ, ठीक है। तो मैं जल्द ही उस 50 क्वेश्चन का वीडियो बनाकर लेकर आऊँगा, और उसका नाम होगा कि रेस्ट डिस्कशन ऑफ 71st बीपीएससी, ठीक है। तब तक आप लोग से अनुरोध है कि हमारा चैनल ईडू रवि को सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक कीजिए, और कमेंट कीजिए। और आपको लगता है कि हमने 1 से लेकर 100 तक जो क्वेश्चन का डिस्कस करवाया है, कहीं भी हमसे कोई गलती हो गया हो, तो आप कमेंट में हमें बोल सकते हैं, और हमें आपके द्वारा क्या एडवाइस देना चाहिए कि आप और हम सुधार कर सकें इसमें। हो सकता है साउंड प्रॉब्लम या कोई और चीज़ हो, कि आपको लगे कि नहीं ऐसा सुधार हो सकता है, तो आप लोग बेहिचक कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, और कमेंट कर सकते हैं कि आप इसमें सुधार कीजिए, और आपको किस एग्ज़ाम का वीडियो चाहिए और किस एग्ज़ाम का क्वेश्चन डिस्कशन चाहिए, वो हमें सलाह दे सकते हैं कि हमें नेक्स्ट इसका वीडियो बनाइए। लेकिन नेक्स्ट किसी अदर एग्ज़ाम का वीडियो बनाने से पहले मैं ये 50 क्वेश्चन को ख़त्म करूँगा, उसके बाद मैं आप लोग को दूसरा वीडियो दे पाऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।